हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जहां पर हम खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो याद करो पिछला चैप्टर जहां पर हमने ममलुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आए थे महमूद गजनी। महमूद गजनी का एक ही मकसद था कि इंडिया आओ, वहां के नॉर्थ इंडिया के रिच टेम्पल से सोना लो और अपने देश में चले जाओ और अपने देश को प्रॉस्पेरस, वेल्दी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। मोहम्मद गजनी के जाने के बाद 150 सालों तक इंडिया पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक नया नाम उभर कर आया, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का मकसद सिर्फ इंडिया का खजाना लूटना नहीं था, उसका मकसद था दिल्ली पर आकर कब्जा करना। वैसा ही किया। उसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 में, जहां पर वो हार गया। 1192 में उसने फिर से लड़ाई लड़ी और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और फिर उनके हाथ में कब्जा आ गया दिल्ली का, और यहां से शुरू हुई दिल्ली की सल्तनत। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, और ऐसे शुरू हुई एक स्लेव डायनेस्टी, या फिर जिसे हम ममलुक डायनेस्टी भी बुलाते हैं। एक ऐसी डायनेस्टी जिसको स्लेव्स ने चलाया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद, जिनकी डेथ पोलो खेलते खेलते हुई थी, उसके बाद उस राजगद्दी पर बैठे इल्तुतमिश, जो उनके सन इन लॉ थे। इल्तुतमिश के जाने के बाद, यानी कि इल्तुतमिश ने अपना अगला हकदार समझा, इस गद्दी के हकदार को समझा रजिया सुल्तान को, क्योंकि वो उस समय की सबसे पहली विमेन लीडर थी। इसीलिए उस समय पर लोग तैयार नहीं थे और उन्होंने साजिश रची और रजिया सुल्तान को मार दिया। ऐसे समय बढ़ता गया और अब उनके बेटे, मतलब इल्तुतमिश के बेटे और रजिया सुल्तान के भाई ने कमान संभाली, लेकिन 20 ईयर्स तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो काफी इनकॉम्पिटेंट लीडर माने गए, और उनके जो वजीर थे बलबन, उन्होंने असली राज्य चलाया। उसके जाने के बाद, जब इल्तुतमिश के बेटे की भी डेथ हो गई, उसके बाद बलबन ने राजगद्दी को संभाला और खुद को वहां का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या था, 20 साल और बलबन ने राज किया, और फिर एक समय ऐसा आया जब बलबन की डेथ हो गई, और उसके बाद उसके बेटे भी इतने कॉम्पिटेंट थे नहीं। बलबन का ये मानना था कि जो सुल्तान होता है वो भगवान का रूप होता है, इसलिए वो अपने सामने, अपने हाथ में कमान बहुत टाइट रखता था और लोग उसके सामने सर झुकाते थे। किसी को बोलने का, हंसने का भी हक नहीं था, किसी को अपनी मर्जी से इवन पार्टी करने का भी हक नहीं था। फिर क्या था, फिर उसके बाद जब ये बात फैल गई कि ममलुक डायनेस्टी का सुल्तान, जो ममलुक सुल्तान था, वो मर गया, तो अफरा तफरी फैल गई और लोगों के बीच बहुत ही इंस्टेबिलिटी आ गई, और तभी एक नाम उभर कर आया, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत ही दयालु, एक बहुत ही काइंड हार्टेड सुल्तान थे, जिन्होंने सबको माफ कर दिया। उन्होंने बहुत प्यार से, दया से अपने पूरे, इवन रिबेलियस नोबल्स को भी उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन कभी कभी दया भी खतरनाक साबित हो जाती है, इसीलिए उनके अपने ही भांजे ने उनको मारने की साजिश रची। यानी कि हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक रात उनको मार दिया और उस गद्दी पर खुद बैठ गए। तो अब दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक बहुत ही शानदार वॉरियर, एक श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने कहा कि मैं इस दुनिया को जीतना चाहता हूँ। उसने गुजरात से लेकर डेक्कन तक जीत हासिल की। उसके जाने के बाद अगले सुल्तान बने तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान काफी इंटेलिजेंट थे, तो यहाँ से शुरू हुई एक कहानी जो भरपूर है ब्रिलियंट आइडियाज, कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स और कुछ पागलपन की। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है, क्योंकि एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो दिल्ली को छोड़कर हम चलते हैं दौलताबाद और उसे अपनी राजधानी बनाएंगे। हुआ क्या, लोग पलटन सब उठकर चल पड़े दौलताबाद की तरफ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब
करेंसी को बदल देते हैं और उन्होंने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। और हुआ क्या, हर घर में कॉपर कॉइन्स बनने लग गए और ये कॉपर कॉइन्स पूरे देश में फैल गए। और फिर एक शांति प्रिय सुल्तान आए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, वेल्स बनवाए, उन्होंने गार्डन्स बनवाए, लेकिन उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिसकी वजह से इस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो एक दिन आए तैमूर और तैमूर ने हमला किया और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म हो गई और एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। तो ये कहानी है एक शानदार सुल्तानों की, ये कहानी है कुछ विजनरी सुल्तानों की, ये कहानी है बहुत ही ब्रेव वॉरियर्स की, लेकिन कुछ ऐसे सुल्तान जो अपने ही एक्सपेरिमेंट्स में फंस के रह गए। तो शुरू करते हैं इस दिल्ली सल्तनत की कहानी को। तो मतलब हम दिल्ली सल्तनत की कहानी को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। So let us start this chapter with the end of the Mamluk dynasty. Mamluk dynasty जैसे हमने बार बार बात की है, तो ममलुक डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी बुलाते हैं क्योंकि ये वो लोग थे जो पहले स्लेव्स हुआ करते थे और फिर वो सुल्तान बने थे। तो ममलुक डायनेस्टी 1290 में एंड हुई थी, 1290 सीई में, और दिल्ली सल्तनत उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के हाथ में आ गई थी। एंड दिस मार्क द न्यू फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत। तो इनके जाने के बाद अब सल्तनत नए लोगों के हाथ में थी एंड नाउ इट वाज कॉल्ड एज द खिलजी डायनेस्टी। तो अब खिलजीज आ चुके थे पिक्चर में। तो इनके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 सीई में इस थ्रोन को कैप्चर किया। वो काफी माइल्ड और पायस रूलर थे और उन्होंने इवन जो रिबेलियस नोबल्स थे उनको भी माफ कर दिया और उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन ये काइंडनेस जो थी ना, ये लॉलेसनेस आ गई इसके साथ और रिवोल्ट से शुरू हो गए। उनका नेफ्यू जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। वो बनना चाहता था वहां का सुल्तान, और इसीलिए एक दिन धोखे से उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की राइज टू पावर में। हुआ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे। मतलब जलालुद्दीन खिलजी कौन है, वो जिन्होंने डायनेस्टी शुरू की, खिलजी डायनेस्टी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो अलाउद्दीन खिलजी उसके नेफ्यू थे और ये काफी एम्बिशियस रूलर थे। तो ये चाहते थे कि ये दिल्ली पर राज करे, मतलब ये राजगद्दी को संभाले और ये सुल्तान बने। तो इन्होंने धोखे से मार दिया जलालुद्दीन खिलजी को। अब इन्होंने किया कैसे, इन्होंने जितने भी नोबल्स थे ना उनको गिफ्ट्स दिए और उनको अपनी तरफ कर लिया। अब धोखे से अब उन्होंने उनके जितने भी बेटे थे, जितने भी पोते थे, जितने भी उनके खानदान में लोग थे, उन सबको या तो ब्लाइंड कर दिया या फिर उनको भी मार दिया, ताकि अब राजगद्दी के लिए किसी तरह का कोई भी रिवोल्ट ना हो और किसी तरह से भी मतलब लोग कोई और आके राजगद्दी के बारे में बात ना करें। और वो बन गए खुद सुल्तान। अब इसमें जलालुद्दीन के सन और ग्रैंडसन सबको मार दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान और इन्होंने दिल्ली का थ्रोन ले लिया। अब इन्होंने क्या किया कि वो लोग जो जलालुद्दीन के काफी खास थे और लॉयल थे, अब धीरे धीरे उनको भी या तो अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, या फिर उनको भी मार दिया। और बोला ये भी जाता था कि वो नोबल जिनको यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दिए थे, उनसे वो गिफ्ट्स भी वापस ले लिए सुल्तान बनने के बाद। देन कम्स द अलाउद्दीन खिलजी एज अ रूलर। सो 1296 से 1313 सीई तक अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया। कहा जाता है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे और एक श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बहुत ही तेज एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड। तो वो चाहते थे कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा करें। एंड ही वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था। मतलब ये विंध्या से लेके डेक्कन प्लेटू तक इन्होंने अपना पूरा राज फैलाया था। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड किया विंध्या और डेक्कन के बियॉन्ड, और ही ब्रॉट न्यू हाइट्स टू द पावर, और ये सल्तनत में और ग्लोरी लेकर आए थे।
अब अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं, मतलब कि वो एरियाज जो उन्होंने फोर्सफुली अपने एम्पायर में ऐड कर लिए थे मिलिट्री के जोर से। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेडिशन भेजा गुजरात की तरफ और वहां पर उन्होंने कॉन्कर किया और एनेक्चर कर लिया गुजरात को। तो गुजरात को कैप्चर कर लिया और यहाँ से उन्होंने एक अपने लिए स्लेव खरीदा जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर को उन्होंने 1000 दिनार में खरीदा था और बाद में ये इनके बहुत ही लॉयल और बहुत ही खास बन गए एंड ही बिकेम द टॉप जनरल इन हिज आर्मी। अब मलिक कफूर के बाद इन्हीं को इन्होंने भेजा रणथंभौर राजस्थान में। सो बेसिकली राजस्थान में राजपूताना फोर्ट जो था वहां पर भेजा एंड ही कैप्चर्ड रणथंभौर और उसके बाद चित्तौड़ मेवाड़ में। राजपूत जो थे वो काफी बहादुर थे और राजपूतों ने लड़ाई की और लेकिन वो लास्ट में हार गए और उनकी जितनी विमेन थी उस राज्य में उन सब ने जौहर कर दिया, मतलब खुद को आग में डालकर जला दिया ताकि वो दुश्मन लोगों के हाथ ना लग सके। इसके बाद उन्होंने मंडू, उज्जैन, धार, चंदेरी, मालवा ये सब कुछ कैप्चर कर लिया। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो बाय 1305 सीई तक उन्होंने ऑलमोस्ट, मतलब खिलजी डायनेस्टी जो थी वो नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर कर चुके थे। तो ही अलाउद्दीन बिकेम द मास्टर ऑफ ऑल द नॉर्थ इंडिया एंड देन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा ओपन द रूट्स फॉर द सर्दर्न इंडिया। तो मालवा के बाद अब उन्हें सर्दर्न इंडिया का रूट उनका खुल चुका था। तो अब पूरा नॉर्थ उनके हाथ में था और अब वो चल पड़े थे साउथ इंडिया की तरफ। अब डेक्कन कैंपेन, तो डेक्कन कैंपेन क्योंकि ये काफी हिली सा टेरेन था, काफी रफ सा टेरेन था, तो पहले वाले जो राजा थे, जो पहले सुल्तान थे वो सब इसको कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा और डेक्कन पर भी कब्जा किया। सो द फर्स्ट टर्किश रूलर टू इन्वेड डेक्कन, तो मलिक कफूर लेड द कैंपेन्स इन देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रा एंड मदुरई। तो इन सब एरियाज को इन्होंने जीत लिया। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी वो फर्स्ट टर्किश रूलर बने जिन्होंने खुद को साउथ तक, मतलब विंध्या से साउथ इंडिया तक इन्होंने खुद को एक्सपैंड किया था। तो जो लास्ट पॉइंट था साउथ इंडिया का वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। सो ही ब्रॉट अनॉर्मस वेल्थ एंड प्रेस्टीज टू द सल्तनत। तो मलिक कफूर जो थे, जब इन्होंने साउथ इंडिया को कैप्चर किया तो वहां से खूब सारा सोना, डायमंड्स, ये सब कुछ लेकर ये आए नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि सुल्तान के पास। और अब क्योंकि सुल्तान वेल्दी हो चुका था, सुल्तान ने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया था, तो अब यहाँ पर सुल्तान बहुत ही पावरफुल बन चुका था और लोग अब उससे और ज्यादा डरने लगे थे। इवन जो चोला डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी वाज सेड टू बी द सबसे, मतलब बॉस मानी जाती थी साउथ इंडिया डायनेस्टी की, उस डायनेस्टी को भी इन्होंने ही खत्म किया था। अब बात करते हैं एक लेजेंड की, लेजेंड ऑफ द क्वीन पद्मिनी ऑफ चित्तौड़। तो मेवाड़ के बारे में हमने सुना था, आपने ये मूवी भी जरूर देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर हैं। तो उसमें भी यही रानी पद्मिनी की कहानी सुनाई गई है। तो हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ना बोला जाता है कि उन्होंने रिफ्लेक्शन देख ली थी मिरर में रानी पद्मिनी की, और रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि अब वो उन्हें देखना चाहते थे। लेकिन इसीलिए उन्होंने बार बार, मतलब ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी, और इसी डिजायर में उन्होंने चित्तौड़ को 1313 सीई में इन्वेड किया। लेकिन रानी पद्मिनी chose death over the capture and she committed jauhar with other women. So this was the story of Chittor, of Rani Padmini of Chittor. Then coming on to the Alauddin Khilji's Deccan policy. अब देखो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कैप्चर हो चुका था, राइट? लेकिन अब हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने ना
उन सबको अपने अंडर नहीं किया कि हाँ मैं ही यहाँ का राजा हूँ या मैं ही यहाँ का सुल्तान हूँ, हर चीज को अपने अंडर नहीं लिया, बट उन्होंने एक डेक्कन पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या? पॉलिसी ये कि उन्होंने बोला कि हर साल आप हमें कुछ एक हैवी टैक्स देते रहोगे, आप अपना राज्य संभालो लेकिन हमें हैवी टैक्स हर साल आना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको ये पता था कि दिल्ली में बैठ के आप साउथ इंडिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उस टाइम फ्लाइट्स तो चलती नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ हैवी टैक्सेस देने हैं, बाकी आप अपना राज्य खुद चलाओ। तो इसलिए ताकि कंट्रोल से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो हार जाएंगे, रिवोल्ट्स शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको एनेक्शर नहीं किया। एंड ही वाज फार साइटेड, ही रियलाइज इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डेक्कन फ्रॉम दिल्ली। तो मेन ऑब्जेक्टिव था टू एक्वायर द वेल्थ, ताकि उसकी आर्मी को वो फंड कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन को वो फंड कर सके। सो डेक्कन रूलर्स फोर्स टू एक्सेप्ट द सुल्तान सुप्रीमेसी। तो ये बोला गया कि भाई सर झुकाओ कि सुल्तान ही सबसे सुप्रीम है, सुल्तान ही सबसे ऊपर है। ये बात उनसे मनवाई गई और उनसे हैवी टैक्सेस लिए गए। So he paid, so Deccan rulers, they paid heavy annual tribute as submission कि हाँ he is the supreme, तो अब भाई उसको पैसा तो उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। नाउ मंगोल्स इन्वेजन। अब मंगोल्स ने भी ना, ऑल्दो इल्तुतमिश ने एक बहुत ही वाइज चीज की थी कि उन्होंने अगेनिस खान को इंडिया में नहीं शरण दी थी जब मंगोल्स उसके पीछे पड़े थे, लेकिन मंगोल्स को रास्ता तो इंडिया का मिल चुका था और अब उन्होंने 5 से 6 बार, 5 बार लिखा है लेकिन बोला जाता है कि 5 से 6 बार उन्होंने इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको भगा दिया। सो ऑल द इन्वेजन्स वर सक्सेसफुली रिपल्स्ड एंड अलाउद्दीन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर। तो ये माना जाता है कि जितना भी उनका जो बाउंड्री थी, मतलब वो जो उस तरफ का एरिया था जहां से मंगोल्स अटैक करते थे, तो वहां जितने भी फोर्ट्स थे उन्होंने उन फोर्ट्स की रिपेयर कराई, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया और वहां पर एक स्टैंडिंग आर्मी, मतलब एक ऐसी आर्मी जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हो, ऐसी आर्मी उन्होंने वहां पर खड़ी की। तो इवन ये तक बोला जाता है कि ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी प्रिपेयर की थी। नाउ द डिफेंस मेजर्स अगेंस्ट मंगोल्स, फोर्ट्स को रिपेयर कराया गया ताकि जो भी इन्वेजन्स के रूट्स थे जहां जहां से वो आ सकते थे, उन सारे रूट्स के फोर्ट्स को रिपेयर कराया गया। फ्रंटियर प्रोविंसेस प्लेस्ड अंडर द बेस्ट जनरल्स, तो उन फ्रंटियर्स पे जहां से इन्वेजन्स के खतरे थे वहां पर अपने बेस्ट जनरल्स को लगाया। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और आर्मी को स्ट्रेंथन किया। ही कैप्चर्ड मंगोल लीडर एग्जीक्यूटेड एंड ट्रैम्पल्ड बाय द एलिफेंट। तो जितने भी उन्होंने मंगोल लीडर, अब देखो 5 से 6 बार लड़ाइयां हुई हैं, तो उन्होंने कुछ मंगोल लीडर्स को कैप्चर किया था। इन मंगोल लीडर्स को उन्होंने मार दिया। कैसे? हाथियों के नीचे उनके सर कुचल दिए गए, तो उन सबको मार दिया गया। मंगोल सेटल्ड इन दिल्ली अंडर जलालुद्दीन रील्स वर आल्सो मैस्कर्ड। तो जो लोग जलालुद्दीन मतलब उनके अंकल के टाइम पर दिल्ली में आए थे और वहीं पर बस गए थे, उन सब को भी चुन चुन कर उन मंगोल्स को मार दिया गया। अब द मेजर्स अगेंस्ट नोबल्स। अब इतना तो अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि कंट्रोल ऐसा होना चाहिए ताकि लोग रिबेलियस ना हो जाए, तो इसीलिए ही फेस रिबेलियस बाय नोबल्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि काम ही ऐसे किए थे तो रिबेलियस तो होना ही था उनको। तो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट किए ताकि वो उन सबको कंट्रोल कर सके। क्या क्या थे? एक तो नोबल्स नॉट अलाउड टू इंटरमैरी विदाउट सुल्तान्स परमिशन। एक तो नोबल्स को इंटर मैरिज अलाउड नहीं थी कि अपने बच्चे एक उनके जनरल ने दूसरे जनरल के साथ बच्चे को शादी कर दी, या एक मिनिस्टर के दूसरे मिनिस्टर के साथ शादी हो गई। एंड नो पार्टीज और गैदरिंग्स विदाउट प्रायर कंसेंट। उसकी कंसेंट के बिना कोई पार्टी भी नहीं हो सकती थी और किसी तरह की कोई गैदरिंग्स नहीं हो सकती थी। तो बेसिकली वो चाहता था कि ये नोबल्स आपस में ना मिले, अगर ये आपस में मिलेंगे तो ये साजिश करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के लिए वो डेंजरस हो सकता है। सो ही प्रिवेंटेड नोबल्स फ्रॉम कॉन्स्पायरिंग एंड यूनाइटिंग। तो ये उनका मेन मकसद था कि नोबल्स ना तो मिले और अपना अपना काम करते रहें, बस ऐसा ही चले, और मिलेंगे तो रिवोल्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम बनाया जिसमें हर एक नोबल के ऊपर
एक स्पाई होता था और जो वो प्राइवेटली पब्लिकली जो कुछ भी करता था वो पता चल जाता था सुल्तान को। तो इवन वो फ्रीली मूव भी नहीं कर सकता था क्योंकि हर एक पल की खबर सुल्तान तक पहुंच ही जाती थी। देन ही कॉन्फिस्केटेड द फ्यूडल लैंड ग्रांट्स। तो जो भी फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर पहले मतलब पुराना सिस्टम था जहां पर ये बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपनी लैंड कुछ छोटे लोगों को दे देते थे और फिर वो लोग उन पे काम करते थे। तो ये जो लैंड ग्रांट्स हुए थे इनको भी वापस ले लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। सो ही डिड नॉट सो नोबल्स डिड नॉट ओन एनी लैंड और उन्होंने एक फिक्स्ड रेवेन्यू सेट किया और वही मिलता था लोगों को। सो ही कुड नॉट लेवी एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन पेजेंट्स। तो जो उनका हिस्सा है उसका आधा हिस्सा उनको मिलेगा और वो एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं ले सकते थे पेजेंट से। Now the reorganization of the army was done and Alauddin was the first sultan in Delhi to establish the permanent standing army। तो उन्होंने देख लिया था कि भाई बार बार अटैक्स हो रहे हैं, जैसे मंगोल्स ने ही 5 से 6 बार अटैक्स कर लिए थे, तो उसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक स्टैंडिंग आर्मी बना दी थी। द साइज ऑफ द आर्मी वाज ग्रेटली इंक्रीज। मतलब जो आर्मी का साइज था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। सो आर्मी रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस दैट इज दाग टू इंश्योर द क्वालिटी। तो उन्होंने अपने हॉर्सेस को ना स्टैंप करना, मतलब उनकी ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। मेंटेन डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे आज हम देखते हैं ना कि हमारे आईडी कार्ड्स हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो अभी आया होगा, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने ये अपनी आर्मी में उसी समय शुरू कर दिया था। प्रॉपर उनकी चेहरा कैसा है, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उनको नोट करना शुरू कर दिया था। प्लेस स्पाइस इन एवरी आर्मी यूनिट। हर आर्मी यूनिट में स्पाइस को भी रखा गया था ताकि वहां की खबरें भी सुल्तान तक पहुंचती रहें। नोबल्स फॉरबिडन फॉर मेंटेनिंग द प्राइवेट आर्मीज। तो नोबल्स को प्राइवेट आर्मीज रखने का भी हक नहीं था। सोल्जर्स सैलरी वाज फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड टू प्रिवेंट करप्शन। अब उनकी सैलरी, सोल्जर्स की सैलरी फिक्स कर दी गई और इवन कम भी कर दी गई ताकि किसी भी तरह का करप्शन ना हो। नाउ द रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। तो अब उनके पास एक काफी बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, तो उसको फंड करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू को रिफॉर्म किया। सबसे पहले लैंड को प्रॉपर्ली मेजर किया गया। मतलब उस समय पर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सुल्तान ने, किसी राजा ने लैंड को मेजर किया और उसके हिसाब से टैक्सेस लिए गए। सो स्टेट्स शेयर्ड फिक्स्ड, ठीक है, इसमें स्टेट का शेयर फिक्स किया गया। इसमें 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस होता था उस समय। सो स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए जो लोगों से टैक्स को कलेक्ट करते थे। इंक्रीज टैक्सेस फ्रॉम 1/3 टू हाफ ऑफ द हार्वेस्ट। तो अब 1/3 से ये टैक्सेस हाफ हो चुके थे। देन दे वर आस्क्ड टू पे द टैक्सेस इन कैश। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वाज द मार्केट पॉलिसी। सो ही इंट्रोड्यूस टू कॉम्पनसेट द सोल्जर्स लो सैलरी एंड कंट्रोल द हाई टैक्सेस ऑन पीजेंट्स। तो अब इन्होंने यहाँ पर सोल्जर्स की लो सैलरीज कर दी और दूसरी तरफ यहाँ पर पीजेंट्स का टैक्स बढ़ा दिया। सो 3 मार्केट्स वर सेटअप। एक थी फूड ग्रेन्स की, दूसरी थी क्लॉथ और एक्सपेंसिव आइटम्स की जैसे कि शुगर हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर हॉर्स, स्लेव्स और केटल्स की। तो ये 3 मार्केट्स उन्होंने अलग अलग सेटअप की। हर मार्केट को सुपरवाइज करता था एक ऑफिसर जिसे शाहना बुलाते थे। अब मार्केट रेगुलेशंस में प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया। मतलब जो भी कम्युनिटीज थी उनके प्राइसेस को फिक्स किया गया और असेंशियली उन्हें लो रखा गया। क्यों लो रखा गया? क्योंकि पीजेंट्स पर टैक्सेस बढ़ चुके थे और सोल्जर्स की सैलरीज कम हो चुकी थी, ताकि सोल्जर्स आराम से सामान खरीद पाए। इसीलिए असेंशियल कम्युनिटीज का जो प्राइस था वो असेंशियली कम रखा गया। मार्केट ऑफिसर्स होते थे जो प्राइसेस पर, वेट्स पर और ट्रेडर्स की एक्टिविटी पर कंट्रोल रखते थे। कोई भी चीटिंग करता हुआ पाया गया तो उसको बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलती थी और हार्श पनिशमेंट फॉर चीटिंग एंड होर्डिंग। या तो चीटिंग की या तो फिर स्टॉक, एक्सेस स्टॉक रखा तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता था, सिवियरली पनिश किया जाता था और वेयर हाउस में
स्टॉक्ड विद ग्रेन्स टू प्रिवेंट फेमाइन एंड शॉर्टेजेस। अब एक बड़ा सा वेयर हाउस बनाया गया जहां पर एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर किया गया। ग्रेन स्टोर जो थे वो इसलिए किए गए थे ताकि अगर कभी से शॉर्टेज हो जाती है या कभी सूखा पड़ जाता है, ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस होती हैं, ग्रेन्स उतनी नहीं आती हैं, तो तब इन एक्स्ट्रा ग्रेन्स को बाहर निकाला जाता था और लोगों में बांटा जाता था। इवन ये भी बोला जाता है कि उस समय अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया गया, वेट अगर किसी चीज का कम निकला, जितना मांगा था उससे कम निकला या जितना पैसा दिया था उससे कम निकला, तो उसकी बॉडी से उतना ही फ्लैश निकाला जाता था। तो ये तो थी उनकी मार्केट रेगुलेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द आर्ट एंड लर्निंग। तो हमने जितने भी अभी तक राज्यों के बारे में पढ़ा है, जितने भी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, आर्ट के बारे में तो हमने हर एक में पढ़ा है। और वैसे ही ऐसा नहीं है कि ही वॉज अ श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही ब्रिलियंट एक सोल्जर थे। So he was a great patron of art and learning. So Amir Khusrau, he was the famous Persian poet जो इनके कोर्ट में रहते थे, and he showed great interest in architecture. ये आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इनके मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं अलाई दरवाज़ा, दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो क्या आप जानते हो ये कहाँ है? ये है मेहरौली, साउथ दिल्ली में, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट वॉज बिल्ट in 1311 CE by अलाउद्दीन खिलजी। तो ये एंट्रेंस है कुतुब कॉम्प्लेक्स की, एंड बेस्ट माना जाता है खिलजी का आर्किटेक्चर। इवन इन्होंने मदरसाज भी बनाए कुतुब कॉम्प्लेक्स में, मदरसाज जहाँ पर पढ़ाया जाता था, जिन्हें जो उनके स्कूल्स होते थे। सिरी फोर्ट एंड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स एंड बिल्ट सेवरल पैलेसेस एंड मॉस्क्स। तो इन्होंने बहुत सारे पैलेसेस और मॉस्क्स भी बनवाए। नाउ द डेथ एंड द एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अब 1316 CE में अलाउद्दीन की डेथ हो गई एंड his successors failed to rule effectively। फिर पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया। तो इनके मरने के बाद जो अगले रूलर्स थे वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे और थोड़े वीक थे, इसीलिए अब अंदर ही अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकली गड़बड़ शुरू हो गई और लास्ट खिलजी रूलर को मार दिया गया 1320 CE में, और इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई और अब शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी, द राइज ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो ये शुरुआत हुई 1320 CE में, जब लास्ट खिलजी रूलर को मार दिया गया और पहला तुगलक रूलर आया जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक, हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। अब बच्चों हम ना जितने भी डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं, जैसे ममलुक डायनेस्टी को किसने शुरू किया, फिर दूसरी आ गई थी हमारी खिलजी डायनेस्टी, और अब तीसरी है हमारी, देखो SKT, सीक्वेंस याद होना चाहिए। इट इज द स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम ममलुक डायनेस्टी भी बुलाते हैं, राइट। सेकंड है खिलजी डायनेस्टी, राइट, और थर्ड है तुगलक डायनेस्टी, राइट, GH, राइट। सो तुगलक डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद है आपको, ठीक है, रिकॉल कर लेना है। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सबके नाम याद होने चाहिए। तो बताओ खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ही वॉज जलालुद्दीन खिलजी, राइट। और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गियासुद्दीन TUG तुगलक, राइट। सो ये जो नाम है, इनके फाउंडर कौन थे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है तो याद रखना है। और है क्या? कहानी ही तो है, कहानी ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। सो तुगलक रूल्ड इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ द 14th century CE। तो तुगलक लोग जो थे या तुगलक डायनेस्टी जो थी, उन्होंने 14th century CE में ऑलमोस्ट इंडिया को रूल किया है। नाउ द सन ऑफ द टर्किश फादर एंड हिज मदर वाज इंडियन। ही वाज द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड केपेबल मिलिट्री कमांडर। ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स फॉर पीपल्स वेलफेयर। उन्होंने वोट्स को सप्रेस किया, उन्होंने पीस और स्टेबिलिटी लाई दिल्ली सल्तनत में, लेकिन ही डाइड इन अ प्लान्ड एक्सीडेंट। बोला ये भी जाता था कि ये
इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये भी माना जाता था कि ये जो एक्सीडेंट था, बोला जाता है कि एक्सीडेंट था, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये एक प्लान्ड एक्सीडेंट था, मतलब कि ये एक मर्डर था। गियासुद्दीन तुगलक के जाने के बाद उनके सक्सेसर बने उनके बेटे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहले उनका नाम था जौना खान और उन्होंने फिर टाइटल लिया था मोहम्मद बिन तुगलक का। सो हिज रीन इज नोन फॉर द बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। तो कई लोग इन्हें वाइज भी मानते हैं और कई लोग इन्हें वाइजेस्ट फूल भी मानते हैं, कई लोग इन्हें मैड मैन भी मानते हैं। तो इन्हें अलग अलग टाइटल्स मिले हैं। अब अगर हम इनका रूल देखें तो इट वॉज फ्रॉम 1324 to 1351 CE एंड ही वॉज सेड टू बी द मोस्ट लर्नड एंड अकम्प्लिश्ड स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। सबसे विद्वान इंसान थे ये अपने टाइम के, सबसे अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे ये अपने टाइम के। तो फिर गलत क्या हुआ, वो पॉलिसीज और वो एक्सपेरिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। सो ही गिफ्टेड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी एंड कीन इंटेलेक्ट। तो इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी और इनको ना जानने का, इनको सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। ही मास्टर्ड लॉजिक, फिलोसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल साइंसेस। ही लव्ड पर्शियन लिटरेचर, पोएट्री, कैलीग्राफी, fine arts and music. He enjoyed the company of scholars and intellectuals. तो हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई जिनकी वजह से लोग इन्हें वाइजेस्ट फूल, मैडमैन, आइडियलिस्ट या और कुछ लोग इन्हें विजनरी भी बुलाते हैं। इनके आइडियाज तो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा पुअर था कि वो सारी की सारी पॉलिसीज फेल हो गई। एंड हिज कॉन्ट्रोडिक्टरी नेचर लेड टू द बोथ एडमिरेशन एंड क्रिटिसिज्म। तो एडमायर भी किया लोगों ने, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। सबसे पहला इनका अगर मैं एक्सपेरिमेंट बोलूं, दैट वाज टैक्सेशन इन दुआब। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो दुआब वाला रीजन है, मतलब वो जो गंगा यमुना वाला जो बेल्ट है, वो बहुत ही फर्टाइल बेल्ट है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने दुआब के टैक्सेस को बढ़ा दिया। दुआब के टैक्सेस को बढ़ाने से, क्योंकि लैंड फर्टाइल थी इसलिए टैक्स बढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या, अब लैंड फर्टाइल तो है लेकिन बारिश भी तो चाहिए। अब वहां पर क्रॉप फेलियर हो गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया बहुत बार। नाउ द टैक्स कलेक्टर्स दे डिड नॉट शो एनी मर्सी, और जिसकी वजह से जितने भी फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, वो उन सब की लाइफ बर्बाद हो गई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि फसल नहीं हो रही थी और वहां पर टैक्स पर भी कोई भी मर्सी नहीं थी, कोई भी रहम नहीं दिखाया जा रहा था। सो पीजेंट्स ने अपनी लैंड को छोड़ के वो जंगल की तरफ सब भाग गए। अब जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने कुछ रिलीफ मेजर्स भी अपनाए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री किचन इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने फार्मर्स के लिए लोन्स इंट्रोड्यूस किए, इवन उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया। बारिश ना भी हो तो भी हम अपनी लैंड को इरिगेट कर पाए, कैसे करेंगे, तो उसके लिए इरिगेशन मेथड्स लेकर आए। लेकिन ये जब तक ये रिलीफ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एग्रीकल्चर खत्म हो चुका था। सो पीजेंट्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और इस मैसिव लॉस से कई पीजेंट्स तो मर भी गए। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट वाज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि अब हम अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट करेंगे, देवागिरी जिसको दौलताबाद कहा गया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि लोगों को, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कैपिटल शिफ्ट हो रही थी, बट सारे दिल्ली की पॉपुलेशन को बोला गया कि चलो अब हम सब दौलताबाद चलेंगे, क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड था। अब क्योंकि खिलजी डायनेस्टी ने काफी ज्यादा इसको एक्सपैंड कर दिया था, तो दौलताबाद सेंट्रली लोकेटेड था और बार बार मंगोल्स के अटैक होते थे, तो उससे भी कैपिटल थोड़ा दूर रहती। सो सेंट्रल लोकेशन, सो इट वाज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली एंड द सर्दर्न टेरिटरीज। तो नॉर्थ और साउथ की टेरिटरीज से इक्वल डिस्टेंस पर था, बिल्कुल सेंटर में था। दूसरा, मंगोल्स के इन्वेजन से बचने के लिए तो इट वाज सेफर फ्रॉम द मंगोल्स अटैक। लेकिन हुआ क्या कि इसका एग्जीक्यूशन फिर से थोड़ा खराब ही था। ऑल्दो उन्होंने काफी सारे अरेंजमेंट्स किए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो कैपिटल शिफ्ट का एग्जीक्यूशन ऐसा था कि उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को बोला कि आप आओ और आप ऑलमोस्ट 1250 किलोमीटर्स दौलताबाद में पहुंच जाओ। लेकिन डिस्टेंस काफी दूर था,
बड़े बड़े लंबे चौड़े रोड्स बनाए गए, ट्रीज बनाए गए, हट्स बनाए गए, लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया गया रास्ते में। लेकिन इतनी लंबी जर्नी थी जिसकी वजह से बहुत लोग रास्ते में ही मर गए, वो होम सिक हो गए, वो थक गए, जिस वजह से वो मर गए। अब इतने लोग मरने के बाद उस सुल्तान को समझ आया कि ये सही डिसीजन नहीं था और उन्होंने वापस से 2 साल बाद अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि अरेंजमेंट्स बहुत हुए, लेकिन फिर से एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो गया। अब ट्रेजरी ड्रेन हो चुकी थी। सो दिस वाज अगेन अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हिस्टोरियंस डिबेट इफ दिल्ली वाज डीपॉपुलेटेड। लेकिन बोला ये जाता है कि दिल्ली में भी नई कंस्ट्रक्शंस, उस टाइम की कंस्ट्रक्शंस देखी गई हैं, जिससे ये पता चला था कि सारे लोग दिल्ली छोड़ के दौलताबाद नहीं निकले थे, वहां पर लोग थे। सुल्तान के दिल्ली में ना होने की वजह से मंगोल्स ने फिर से अटैक किया और 2 साल बाद कैपिटल को वापस से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। रिजल्ट, ट्रेजरी ड्रेन हो चुकी थी, पब्लिक रिजेंटमेंट बढ़ चुका था, लोगों में गुस्सा बढ़ चुका था। दौलताबाद बिकेम द डिजर्टेड सिटी। अब लोग जहां के लिए चले थे, अब वो एक डिजर्टेड सिटी बन गई। अब बात करते हैं उनके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, दैट इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट, द टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट, जो 1329 से 1313 सीई तक चला। अब इस टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की वजह से सल्तनत में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस की कुछ टोकन करेंसी। अब हुआ क्या था कि ट्रेजरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी थी इतने एक्सपेरिमेंट्स के चलते, और अब उन्होंने बोला कि हम कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिनकी वैल्यू सेम होगी एज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो उन्होंने लोगों को ऑर्डर दिया कि अब ये नए कॉइन्स ही ट्रांजैक्शन में लाए जाएंगे और किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन इन्हीं से होगा। अब ये फेल क्यों हुई? क्योंकि ये जो कॉपर था ना, ये तो इजीली अवेलेबल था सबके पास। सो कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे कि ये इसकी मिंटिंग को कंट्रोल किया जाए। तो इसकी वजह से ये कॉइन्स, जो फेक कॉइन्स थे, वो मार्केट में फ्लड हो गए। तो ये फेक करेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए मार्केट में, जिसकी वजह से हर घर में यही फेक कॉइन्स ही कॉपर कॉइन्स बनने लग गए। तो फॉरेन मर्चेंट्स ने इस करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लोग अपने टैक्स भी इस फेक करेंसी से दे रहे थे और पूरा का पूरा ट्रेड सिस्टम और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इससे क्या हुआ? तो यहाँ पर अब मोहम्मद बिन तुगलक ने, सुल्तान ने इस करेंसी को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। सो ये अगेन एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया। तो पब्लिक ऑर्डर टू एक्सचेंज द टोकन कॉइन्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, तो उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर में ही फिर से अब एक्सचेंज करने के लिए बोला गया। एंड फॉर द ड्रेन द रॉयल ट्रेजरी एंड वीकन द सुल्तान्स प्रेस्टीज। अब इतने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद सुल्तान की प्रेस्टीज तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इससे सुल्तान की प्रेस्टीज एकदम कम हो चुकी थी। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था कि हम एक्सपैंड करेंगे। ट्रेजरी ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, लोगों में अनरेस्ट ऑलरेडी फैल चुका है, और यहाँ पर 4th एक्सपेरिमेंट के लिए भी वो तैयार हो गए। एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम एक वर्ल्ड एम्पायर बनाएंगे। अब वर्ल्ड एम्पायर बनाने के लिए उन्होंने खुरसान, पर्शिया जो ईरान में है, और इराक को कॉन्कर करने का प्लान बनाया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, उनको वेल इक्विप किया, उनको 1 साल की सैलरीज एडवांस में भी दी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। लेकिन अब जिस रास्ते से उन्हें जाना था वो था स्नोई हिमालयन पासेस। तो ही अबैंडन्ड द प्लान after realizing the logistical challenges and this plan depleted the royal treasury। तो उन्होंने भेजा अपने सोल्जर्स को, लेकिन वो रास्ता इतना मुश्किल था कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, और इतनी बड़ी ह्यूज आर्मी में से बोला जाता है कि सिर्फ 10 सोल्जर्स वापस आए थे। तो उन्होंने हिमालयन रीजन में जब आर्मी भेजी तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हार्श कंडीशंस की वजह से, और सिर्फ 10 सोल्जर्स थे जो वापस दिल्ली पहुंचे थे। सो दिस वीकेंड द सुल्तान्स रिसोर्सेज एंड प्रेस्टीज। अब इससे उनके रिसोर्सेज, उनकी ट्रेजरी और ज़्यादा डिक्लाइन होगी, इवन उनकी प्रेस्टीज पे डिक्लाइन होगी। तो लोग ये मानते हैं कि उनका जो फेलियर था वो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें ना प्रैक्टिकल सेंस नहीं थी। वो
अच्छी तरह सोचते नहीं थे, मतलब वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल थे, कभी भी कुछ भी कर देते थे, मजाक मस्ती में भी कुछ भी कर देते थे। सो हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं उनके ऊपर, कुछ उनके रेडिकल आइडियाज को ब्लेम करते हैं और कुछ ये बोलते हैं कि वो समय ऐसा था जब सोसाइटी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी और इन बोल्ड और रेडिकल आइडियाज को लेने के लिए तैयार नहीं थी। देन उलेमास जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने भी उनके रिफॉर्म्स को अपोज किया, क्योंकि वो उन रिलीजियस स्कॉलर्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। तो सबके अलग अलग थॉट्स और अलग अलग रीजंस रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि ट्रेजरी पूरी तरह डिक्लाइन हो गई उनके इन एक्सपेरिमेंट से, और उनकी प्रेस्टीज, उनकी पोजीशन अंडरमाइन होने लगी और रिवोल्ट चल पड़े अक्रॉस द सल्तनत। अब इससे टेरिटोरियल लॉसेस होने लगे। जो राजस्थान के राणा ऑफ मेवाड़, उन्होंने रणथंभौर को फिर से कैप्चर कर लिया और चित्तौड़ को, और एक पावरफुल किंगडम बना दिया राजस्थान में। वहीं पर साउथ में दो किंगडम उभर कर आए, पहला हिंदू विजयनगर किंगडम और मुस्लिम बाहमनी किंगडम। तो डेक्कन और साउथ इंडिया इंडिपेंडेंट हो गए और सिंध और बंगाल ने भी अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर लिया। तो जो इतना वास्ट किंगडम था, अब वो किंगडम वापस से सारे के सारे अपने अपने में ब्रेक हो गए और अपने अपने किंगडम्स उन्होंने बना लिए, वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए। नाउ द डेथ ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक इन 1351 सीई, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 25 साल से भी ज्यादा रूल किया एंड ही डाइड इन 1351 सीई। तो दिल्ली सल्तनत वाज लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ डिके एंड डिसइंटीग्रेशन। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से दिल्ली की सल्तनत अब ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर थी एंड हिज रीन रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल। तो कुछ लोग उनको काफी फॉरवर्ड ऐसा मानते हैं जो जिनके आइडियाज बहुत ज्यादा अच्छे थे, कुछ ऐसा मानते हैं कि उनके आइडियाज ही बेकार थे। सो ही वाज, सम पीपल कॉल हिम मैड, others see him idealistic and visionary who was ahead of his time. Now after his death came the next ruler. He was फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 तक राज किया। सो he succeeded मोहम्मद बिन तुगलक and he was chosen by the ulemas and the nobles. तो उन्हें एक काफी पीसफुल, जस्ट और बेनोवलेंट लीडर माना जाता है, बहुत ही दयालु लीडर माना जाता है। He focused on the welfare of the subjects. तो उनका मानना था कि अपनी प्रजा की भलाई करनी है और उसी पर उन्होंने फोकस किया। He remembered for the numerous welfare schemes improving the economic condition and prosperity. तो उनके राज में उन्होंने लोगों पर, उनकी भलाई पर और उनकी प्रोस्पेरिटी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया। उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई ताकि वो अपनी प्रजा को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बना सके और उनको प्रॉस्परस बना सके। तो सबसे पहले थे उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहां पर लैंड, जो द्वाब रीजन में लैंड टैक्सेस बढ़ चुके थे उनको कम किया, जो फेमाइन के से पहले या उस समय पर लोन्स दिए गए थे उनको माफ कर दिया गया और बहुत सारे और भी टैक्सेस थे जिन्हें खत्म कर दिया गया। ओल्ड कैनाल्स को रिपेयर किया गया, नई कैनाल्स बनाई गई फॉर इरिगेशन एंड ही डग हंड्रेड्स ऑफ वेल्स और बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया गया, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए और काफ़ी प्रॉस्परस भी हुए। फिर उस समय पर कुछ नए टाउन्स बनाए गए थे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिसार फिरोजा, जिसे हम हरियाणा का हिसार बुलाते हैं, जौनपुर जो आज भी उत्तर प्रदेश में है। फिर आते हैं उनकी पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स पर। तो उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए, पुअर के लिए, जो पुअर लोग थे उनके लिए फ्री हॉस्पिटल्स बनवाए, चैरिटेबल डिपार्टमेंट्स बनाए फॉर विडोज, ऑर्फन्स एंड नीडी पीपल, और वो लोग जो अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो स्टार्ट किया और स्लेव्स के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया उनकी केयर करने के लिए। Next are the judicial reforms. So judicial system reformed and made human. तो जो भी judicial system था उसको reform किया गया और उसे इंसानियत भरे बनाए गए। He abolished torture on the suspected criminals. तो अगर कोई क्रिमिनल मेंटालिटी वाला भी होता था ना कि ये क्राइम कर सकता है या शायद किया होगा, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को कम किया।
सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को माइल्ड पनिशमेंट्स के साथ उनको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, जो गिल्टी थे उन्हें भी माइल्ड पनिशमेंट्स दी गई। So he was also said to be a great patron of architecture and learning, and he was a great builder of the public utilities। तो जैसे हमने देखा उन्होंने काफी पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स पे काम किया। उन्होंने फिरोजाबाद, जिसे फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता है, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार जैसे टाउन्स को बिल्ड किया। एंड ही लेड आउट ऑलमोस्ट 1200 गार्डन्स एंड ऑर्किड्स अराउंड द दिल्ली, और ये जो ऑर्किड्स थे बिकेम द रेवेन्यू सोर्स ऑफ द स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग। तो इन्होंने एजुकेशन और लर्निंग को भी प्रमोट किया, स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाए, और इन्होंने हिंदू टेक्स्ट जो संस्कृत में लिखे गए थे उनको पर्शियन में बदलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए एनकरेज किया। ही सपोर्टेड बुक्स ऑन म्यूजिक, साइंस एंड लिटरेचर। तो इन्होंने हर तरह की बुक्स को सपोर्ट भी किया। नाउ टॉकिंग अबाउट हिज फॉरेन पॉलिसी, सो ही लैक्ड दैट मिलिट्री लीडरशिप स्किल्स। तो इनमें वो मिलिट्री लीडरशिप वाले स्किल्स नहीं थे जैसे पिछले वाले रूलर में थे। तो इनके काफी सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स थे बंगाल को रिकवर करने के लिए, और बाद में इन्होंने तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि जितने भी इंडिपेंडेंट हो गए थे स्टेट्स आफ्टर द प्रीवियस रूलर, तो मैं उनको फिर से कैप्चर करूं, बिकॉज ही वॉज नॉट दैट ग्रेट इन मिलिट्री लीडरशिप। तो उन्होंने लॉस्ट प्रोविंसेस को रीगेन करने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड नाउ केम द डिक्लाइन ऑफ द फिरोज शाह। तो उनकी डेथ के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई, और प्रोविंसेस ने खुद को एक एक करके सब अलग हो गए। सिर्फ पंजाब और दिल्ली रीजन जो थे वो तुगलक के कंट्रोल में रहे, बाकी सारे रीजन्स अब अलग हो चुके थे। फिर आए तैमूर। सो इन्वेजन ऑफ तैमूर जो 1398 टू 99 सीई में बताया जाता है, तो ये एक मंगोल रूलर थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया को इन्वेड करने। अब इनका मकसद ये नहीं था कि आके इंडिया पर कब्जा करेंगे, इनका मकसद था कि यहाँ आएंगे, इनकी वेल्थ लूटेंगे और चले जाएंगे। इनका मकसद सिर्फ लूट पाट था। तो सेंट्रल एशिया को समरकांड भी बुलाया जाता है। सो इन्होंने, क्योंकि उस समय फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद जो तुगलक रूलर थे वो काफी वीक थे, तो उसी वीक तुगलक रूलर का फायदा उठाते हुए उन्होंने इंडिया में आए, रूल नहीं किया, सारी वेल्थ उठाई और चले गए। तो इन्होंने यहाँ पर आके मेन, विमेन, बच्चों सबको मार दिया, मतलब बहुत सारी मास किलिंग की, और हमारी इनॉर्मस वेल्थ लूट कर वापस से सेंट्रल एशिया चला गया। अब तैमूर की इन्वेजन के बाद खिजर खान जो कि तैमूर के वायसराय थे, उन्होंने कंट्रोल लिया और उन्होंने सईद डायनेस्टी बनाई 1414 सीई में। तो तैमूर के जो वायसराय थे उन्होंने नेक्स्ट डायनेस्टी बनाई। तो पहली डायनेस्टी थी एस्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी, दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी, तो एसकेटी स्केट, और फिर आ गई श्रीलंका सईद और लोधी डायनेस्टी। तो सईद डायनेस्टी जो थी वो किसने बनाई थी? तैमूर के इन्वेजन पर जो उनके वायसराय थे खिजर खान, उनके कंट्रोल में अब दिल्ली आ चुका था, और उन्होंने सईद डायनेस्टी बनाई 1414 सीई में, और उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 38 ईयर्स तक राज किया। Then it was replaced by the Lodi dynasty in 1451, which was founded by Bahul Lodi। तो ये किसने की थी? It was खिजर खान। तो सबके फाउंडर के नाम पता होने चाहिए। नाउ द लोधी डायनेस्टी के हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, सो द कंट्रोल लिमिटेड टू द पंजाब एंड दोआब। तो इनका कंट्रोल सिर्फ पंजाब और दोआब रीजन में था। सिकंदर लोधी उनका ग्रेटेस्ट रूलर था, और he was succeeded by the इब्राहिम लोधी जो कि एक हार्श, क्रूअल और एक अनपॉपुलर लीडर था। देन द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो बाबर जो कि तैमूर के डिसेंडेंट थे, उन्होंने 1526 सीई में इन्वेड किया दिल्ली को, एंड ही डिफीटेड द इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। तो जब बाबर आए और उन्होंने इब्राहिम लोधी को, लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को मार दिया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत अब खत्म हो गई, और यहाँ से शुरू होती है कहानी मुगल एम्पायर की या मुगल रीन की और इंडिया। तो अब हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे उन दोनों डायनेस्टीज का जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है। कौन कौन सी? खिलजी और तुगलक। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो इनके जो रूलर्स थे वो काफी एक्सपेंशनिस्ट थे और काफी प्रैक्टिकल पॉलिसी
पॉलिसीज लेकर आए थे। वहीं पर तुगलक की बात करें तो एम्बिशियस तो थे, मतलब पूरे दुनिया पर राज तो करना चाहते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स काफी इम्प्रैक्टिकल थे एंड स्टडी इज मोर अबाउट द कॉन्ट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज। तो ये जो पूरी स्टडी है ये हम सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंसेस दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम इनके मिलिट्री एक्सपेंशंस की बात करें, मिलिट्री और एक्सपेंशन पॉलिसीज, तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ही वॉज एग्रेसिव येट सेंसिबल पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने एक्सपैंड किया था सल्तनत को बियॉन्ड विंध्यास और इवन डेक्कन प्लेटू से भी। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स। वहीं पर अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उनके वो काफ़ी वाइज थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक थी। उनका वर्ल्ड एम्पायर का सपना तो था और मंगोल्स के डर से उन्होंने कैपिटल को दिल्ली से देवागिरी, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो डिफेंस में वो फेल हो चुके थे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नोबेलिटी कंट्रोल। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो मेजर्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने नोबल्स को कंट्रोल में रखने के लिए। स्पाई सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एंड उन्होंने नोबल्स की गैदरिंग्स को भी बैन किया था। वहीं पर आर्मी रिफॉर्म्स में उन्होंने हॉर्स की ब्रांडिंग की थी ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो सके, और डिस्क्रिप्टिव रोल रिकॉर्ड रखा था अपने हर एक सोल्जर का। फिरोज शाह तुगलक माइल्ड थे, फॉरगिविंग रूलर थे, और ही रूल्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द उलेमास, दैट इज द रिलीजियस लीडर। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने इन उलेमास को अब पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए कहा था। देन पर्सनैलिटी एंड गवर्नेंस। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, फार साइटेड थे, रूथलेस थे इन एनफोर्सिंग लॉज एंड पनिशिंग चीट्स। तो उसके लिए वो काफ़ी रूथलेस माने गए। मोहम्मद बिन तुगलक लर्नर थे लेकिन इम्प्रैक्टिकल थे, आइडियाज ब्रिलियंट थे लेकिन एग्जीक्यूशन पुअर था। वहीं पर इसमें अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो वो ह्यूमेन थे, मतलब लोगों के लिए काफ़ी काइंड थे, लोगों के इंसानियत के तौर पर सोचते थे एंड ही फोकस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए सोचा, हॉस्पिटल्स खुलवाए, इरिगेशन को बेटर किया और चैरिटी भी की। So this was all from our today's chapter. I hope आपको खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी दोनों ही समझ आया, और ये SKTSL स्केट इन श्रीलंका, इसको याद रखना। हर एक का फाउंडर कौन था, स्पेशली उनका सबसे फेमस रूलर कौन था और कौन उनका लास्ट रूलर था, ये पता होना चाहिए, और इनका टाइम पता होना चाहिए, किस समय पर कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था। सो इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।